भारत और विदेशी आक्रमण के बाद हम आज मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसके जो पहले शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का इतिहास जो हमको मिलता है वो पुराणों से मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, और एक मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक नाटक है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, उससे प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस का चूंकि मैंने जिक्र किया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताऊंगा। मुद्रा राक्षस जो है इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। ये 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त संबंधी कुछ बातों का और जिनकी राजनीतिक सफलताओं का अभूतपूर्व विश्लेषण किया गया है। इस कृत की रचना के पूर्व जो संस्कृत के नाटक लिखे जाते थे वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि उसमें पहले भावुकता और कल्पना पर ज्यादा बल दिया जाता था। लेकिन मुद्रा राक्षस में भावुकता और कल्पना को स्थान नहीं दिया गया है। जीवन संघर्ष की यथार्थ बातों का अंकन किया गया है। ये मुद्रा राक्षस का मैं आपको एक संक्षिप्त विश्लेषण बता रहा हूं। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में जो सर्वप्रथम अनुवादित किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इसके बाद कुछ अन्य लेखकों ने इस कृति का अपने अपने हिसाब से अनुवाद किया है, लेकिन जो प्रसिद्धि, जो ख्याति भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को इस नाटक के अनुवाद से मिली है वो किसी और लेखक को नहीं मिली है। तो मुद्रा राक्षस मैं विषय से हट करके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसी में मैंने मुद्रा राक्षस का जिक्र किया है। तो मुद्रा राक्षस की रचयिता विशाख दत्त ने किया है, और ये नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, जबकि मतलब ये कोई काव्य नहीं है। तो ये ऐतिहासिक नाटक है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसका जो हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ये आप जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस की हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इसमें इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है इस नाटक में। इसमें नंद वंश के राजा और चंद्रगुप्त के राजारोहण और जो उनका मंत्री था राक्षस, उसका सक्रिय उस समय जो विरोध किया गया, चाणक्य की जो राजनीतिक सूझबूझ थी, सजगता थी, उसका उल्लेख है। और अंत में राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व को स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है। मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का योग मिलता है। इसका संभवतः कारण ये रहा है कि जो विशाख दत्त हैं उनका जो जन्म है वो राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र थे और महाराजा पृथु के पुत्र थे। मुद्रा राक्षस की कुछ प्रतियों के अनुसार वे महाराजा भास्कर दत्त के पुत्र थे। इस नाटक का जो रचना काल है उसके बारे में कई विद्वानों में काफी मतभेद है, काफी तीव्र प्रतिरोध है। अधिकांश विद्वानों ने इसे 4वीं या 5वीं सदी की रचना माना है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 6वीं और 7वीं शताब्दी की रचना माना है। संस्कृत की भांति हिंदी में जो मुद्रा राक्षस के कथानक को लिखा गया है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा, उससे इसको काफी लोकप्रियता मिली है। इसलिए मुद्रा राक्षस की जो लोकप्रियता का श्रेय है वो उसके रचयिता विशाख दत्त को तो दिया ही जाता है, लेकिन बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी है। तो ये हमने आपको मुद्रा राक्षस का एक छोटा सा वो बताया संक्षिप्त कि मुद्रा राक्षस
आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, लेकिन ये क्या है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रही होगी, तो उसका मैंने आपको संक्षिप्त डिटेल बताया है। बौद्ध और जैन धर्म कुछ यूनानी साहित्य से और अशोक के अभिलेखों से मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये उसके संस्थापक थे। पुराणों में जो है मौर्य वंश को जो 4 वर्ग विभेद थे उसमें इनको शूद्र वर्ग का माना गया है। मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त थे, इनके जन्म के बारे में, इनके वंश के बारे में काफी मतभेद है। विष्णु पुराण ये कहता है कि ये जो नंद वंश के राजा थे, उनकी पत्नी जिसका नाम था मुरा, और जो शूद्र वर्ग की कन्या थी, उसका पुत्र होने के कारण इन्हें मौर्य माना गया है। लेकिन मुद्रा राक्षस ये बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद राजा का वैधानिक पुत्र नहीं था। मुद्रा राक्षस के एक टीकाकार हुए हैं घुंडीराज, या जिनको धुंडीराज भी कहते हैं। इनके द्वारा एक सर्वार्थ सिद्ध पुस्तक लिखी गई है, और उनका कहना है कि एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थी, जिनका नाम सुनंदा और मोरा था। सुनंदा छत्राणी कन्या थी, जबकि मुरा शूद्र वर्ग की कन्या थी। सुनंदा का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था नवनंद, और मुरा का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सोमदेव कथा सरित सागर में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सोमदेव कथा सरित सागर कश्मीर में एक रची हुई रचना है, जिसे कि सोमदेव ने लिखा है। इसकी रचना कश्मीर के सोमदेव ने किया है, जो कि कुल्लू, कश्मीर क्षेत्र में पड़ता था कुल्लू और कांगड़ा उस समय, वहां के राजा की पुत्री और कश्मीर के राजा अनंत देव की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ या उनके मन को बहलाने के लिए 1063 या 1082 के मध्य संस्कृत में इसकी रचना की गई है। वास्तविक अर्थों में ऐसा अगर इसे माना जाए कथा सरित सागर को, तो भारतीय कथा परंपरा का इसे महाकोश माना जाता है। भारतीय कहानी का इसे शुरुआत मानी जाती है। जातीय विरासत का इसे सबसे अच्छा प्रतिनिधि माना जाता है। कथा सरित सागर में मिथक, झूठी कहानियां, इतिहास, यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का समावेश है। इसे उसका एक अच्छा प्रतिनिधि माना जाता है। ईसा से लेकर मध्यकाल तक की भारतीय परंपराओं, सांस्कृतिक धाराओं से इस दस्तावेज को लिखा गया है। तांत्रिक अनुष्ठानों, अन्य घटनाओं, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि दिव्य यौन के बारे में इसमें ढेरों कथाएं हैं। साथ ही मनोविज्ञान, सत्य, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में, धार्मिक अवस्थाओं के बारे में, विक्रमादित्य की कुछ कहानियों का, बैताल 25 का, सिंहासन 32 का किस्सा जो तोता मैना का होता था, आदि अनेक कथा चक्रों का समावेश इस कथा सरित सागर में किया गया है। कथा सरित सागर में 21,388 पद है। कथा सरित सागर, चूंकि कथा सरित सागर का नाम आ गया तो मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूं
तो इसकी रचयिता जो है सोमदेव ने की है, कश्मीर में की गई। इसके बारे में भी जान लीजिए, केवल आप अभी तक यही सुने होंगे कि कथा सप्तसागर की रचना किसने किया है, सोमदेव ने किया है। इसमें 21,388 पद हैं कथा सप्तसागर में। इसका जो विभाजन हुआ है वो 124 तरंगों में किया गया है या अध्यायों में किया गया है। इसमें 18 लंबक हैं। अब लंबक उस समय की भाषा रही होगी या उसका जैसे सर्ग है वो रही होगी, लेकिन जो माना गया है इसमें 18 लंबक है। लंबक जो है ये माना गया है कि जो संस्कृत का मूल शब्द है लंबक, उससे निकला है। विवाह द्वारा स्त्री को प्राप्त करना लंभ कहलाता है। तो ये लंभ है, विवाह द्वारा स्त्री को प्राप्त करना लंभ कहलाता है। तो वही ये लंबक और फिर उससे लंबक बना है। इसीलिए इस प्रकार की जो कथा है उसमें लंबक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें जितने लंबक हैं, जो 18 लंबक हैं, वो महिलाओं के नाम पर हैं, जैसे कि रत्न प्रभा लंबक, मदन मंचुका लंबक, सूर्य प्रभा लंबक। इसका मतलब है कि जो ये 18 लंबक हैं ये लगभग उन स्त्रियों से संबंधित कहानी रही होगी। इसमें अलग अलग कथाओं के आधार पर ये 18 लंबकों के भी मतलब जो है विभिन्न शीर्षक दिए गए हैं। तो जो हम अभी आपको बता रहे थे, चूंकि मैं चैप्टर से हट करके कथा सप्तसागर पर आ गया था, कि सर्वार्थ सिद्ध नामक जो राजा थे, उनकी जो 2 पत्नियां थी, सुनंदा और मुरा। तो जब उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो इंद्रदत्त नामक एक व्यक्ति होता है जो योगी होता है। वो योग माया बल के बल पर उस नंद राजा के शव में प्रवेश कर जाता है और नंद राजा की पत्नी से विवाह, चूंकि उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसकी पत्नी उसकी हो जाती है। तो उससे उसको एक पुत्र पैदा होता है जिसे कि हिरण्यगुप्त कहते हैं। लेकिन नंद राजा का एक पहले से पुत्र होता है जो कि चंद्रगुप्त रहता है। योगानंद जो कि उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसका पुत्र हिरण्यगुप्त चंद्रगुप्त को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, उससे ईर्षा, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं। इसलिए वो उसकी हत्या करना चाहते हैं जो कि उस राजा का वास्तविक पुत्र होता है। लेकिन नंद राजा को जो मंत्री होता है सक्टार, अगर आप मौर्यों का इतिहास पढ़ेंगे तो सक्टार का आपको वर्णन आएगा। वो सक्टार उसका मंत्री होता है और वो राजा के वैधानिक पुत्र चंद्रगुप्त का पक्ष लेता है। और इस पक्ष में वो एक चाणक्य आचार्य जो होते हैं तक्षशिला के, उनकी सहायता से योगानंद और उसके पुत्र हिरण्यगुप्त की हत्या कर देता है, उसका अंत कर देता है। और राज्य का जो वैधानिक उत्तराधिकारी है वो चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठता है। इतना होने के बाद भी यह लगभग माना जाता है कि चंद्रगुप्त के बारे में कोई ऐसा ऑथेंटिक इतिहास नहीं मिलता है। इसके पक्ष में प्रमाण दिए जाते हैं, आलोचनाओं में इसके प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट उभर करके आती है और वो है क्षत्रिय। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को यह माना जाता है कि वो किसी अन्य वर्ग से संबंधित या अन्य राजवंश से संबंधित था, तो ऐसा नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंशी था, क्योंकि चंद्रगुप्त का जो गुरु था चाणक्य, चाणक्य जो है वर्णाश्रम धर्म का प्रबल समर्थक था और उसके अनुसार
क्षत्रिय व्यक्ति या क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी होता है। जो चाणक्य है वो कट्टर वैदिक बातों को मानने वाला था और आश्रम का प्रबल समर्थक था, तो उसका ये कहना था कि क्षत्रिय ही राजत्व का अधिकारी होता है। तो निश्चित रूप से उसने सकटार के साथ या कोई षड्यंत्र रखकर नंद राजा की अगर हत्या किया होगा तो उसने क्षत्रिय को ही गद्दी पर बैठाया होगा। अतः ये किंवदंती तो सही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, उनको और किसी उसमें नहीं माना जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो चंद्रगुप्त का जीवन है वो अंधकारमय था। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसका पिता जो है वो मौर्य नगर का प्रमुख था, सामंत था या वहां का मुख्य था, और जब ये अपनी माता के गर्भ में था तो इसका पिता किसी सीमांत युद्ध में मारा जाता है। इसकी माता को इसके भाई लोग किसी तरह से पाटलिपुत्र में सुरक्षित पहुंचा देते हैं और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। कुछ समय पश्चात इसकी सुरक्षा के दृष्टिगत इसे एक गौ पालन करने वाले के पास रख दिया जाता है और वहीं पर यह पशु चराने का काम करता है। एक दिन राजकीलम, जिसमें कि राजा बना होता है, वो नाटक खेलते समय तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की उस पर दृष्टि पड़ जाती है और 1000 कासार्पण देकर के वो उसे खरीद लेता है तथा तक्षशिला में उसे शिक्षित करता है। चाणक्य ही इसका गुरु था और चाणक्य जो है तक्षशिला का अध्यापक था। बाद में चंद्रगुप्त को तैयार करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध करते हैं, ऐसा बौद्ध धर्मों में उल्लेख है। इसके बाद वो मगध की सीमाओं पर धीरे धीरे आक्रमण करके मगध साम्राज्य पर काबिज हो जाते हैं और मगध पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त संसाधनों की विशाल सेना का गठन करता है। लेकिन इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है उसको वो जो सैनिक उसमें भर्ती करते हैं उन्हें 5 वर्णों से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। पहला है चोर, जो चंद्रगुप्त के सैनिक हैं वो 5 वर्णों से हैं। पहला है चोर, फिर है म्लेच्छ, तीसरा है आटविक, और चौथा है शस्त्रोपजीवी। और अगला है प्रतिरोधक। तो जो इनके पूर्व के सैनिक होते हैं उन्हें इन्हीं 5 वर्णों में बांटा गया है कि यही 5 वर्ण के उसके सैनिक होते हैं, जिसमें चोर लोग होते हैं, म्लेच्छ लोग होते हैं, आटविक, शस्त्रोपजीवी जो शस्त्र बना करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, और जो विद्रोही टाइप के लोग होते हैं। जस्टिन ने इसीलिए चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। चंद्रगुप्त की जो सेना है उसको डाकुओं का गिरोह कहा गया है, क्योंकि इसमें यह माना गया है कि समाज का कोई अच्छा आदमी शामिल नहीं था। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहा जाता है और ये माना है जस्टिन ने, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा या चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत जो है अपने गर्दन से उस समय दास्ता का जुआ उतार फेंकता है। उसके कई गवर्नरों की हत्या कर दी जाती है।
माना जाता है कि इस स्वतंत्रता का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त को है, या उसको यूनानी भाषा में सांडोक्रेट्स भी कहा गया है। चंद्रगुप्त को यूनानी भाषा में सांडोक्रेट्स भी बोला गया है। तो ये माना जाता है कि यूनान के सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत से यूनानी कलंक को धोने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के जो क्षत्रप थे उनके विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व के आसपास पंजाब में अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस द्वारा उस प्रांत को छोड़ दिया गया और चंद्रगुप्त के द्वारा संपूर्ण सिंधु और उसके आसपास के प्रदेशों पर कब्जा किया गया। यहां से कब्जा करने के बाद उसने मगध को अपना टारगेट बनाया। पहली बार उसने मगध पर जो आक्रमण किया वो मगध के केंद्रीय बिंदु पर किया, केंद्र पर किया, और वहां से वो पराजित हुआ। इसके बाद एक कहानी मिलती है, आपने सुना होगा कि वो जाता है और खाना खाता है और बुढ़िया उसको जो देती है तो उसका लड़का 20 से खिचड़ी खाने लगता है और वो बोलती है कि तुम भी चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहे हो। तो वो तो आपने कहानी सुनी होगी। लेकिन इस भूल सुधार को कि केंद्र बिंदु पर आक्रमण करके जब वो हार जाता है तो उसको महसूस होता है कि उसने गलती किया है और वो सीमांत के प्रदेशों पर आक्रमण करता है। वहां से विजय प्राप्त करते हुए धीरे धीरे वो नंदों की राजधानी मगध पर पहुंच जाता है। क्योंकि तत्कालीन इतिहास में मगध का जो साम्राज्य था उसकी सेना थी, बड़ी विशाल थी, जहां पर सिकंदर की आक्रमण करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसे में केंद्रीय बिंदु पर चंद्रगुप्त द्वारा आक्रमण करके जीतना असंभव था। तो नंदों की राजधानी पर धावा बोल करके वहां के राजा घनानंद की हत्या करता है और मगध पर अधिकार करके चंद्रगुप्त भारत का शासक बनता है। उधर सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका एक जो क्षत्रप होता है एंटियोकस, उसका पुत्र सेल्यूकस यूनान का यूनान क्षेत्र का उसका उत्तराधिकारी बनता है। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतने के पश्चात 305 ईसा पूर्व के आसपास वो भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन जब वो सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण होता है तो उसे सिकंदर जैसे छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करने का मौका हासिल नहीं होता है। अर्थात उस समय भारत का जो राजतंत्र है वो एक मगध साम्राज्य के रूप में केंद्रीकृत हो जाता है और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना पड़ता है। सिंध नदी के पार सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के संघर्ष में दोनों पक्ष में ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और ये युद्ध संधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि होती है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध में सेल्यूकस पराजित होता है और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस में संधि होती है। जो ये युद्ध होता है वो सिंध नदी के पार होता है। इसमें जो सुलह सपाटी होती है, जो संधि होती है, उसमें चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथी देता है। जबकि सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त को आरकोसिया और इसको कांधार भी बोला जाता है, पेरोपनिसजाई, इसको कांधार भी बोला गया है, पेरोपनिसजाई अर्थात इसे काबुल बोला गया है।
तथा हेरात और जेड्रोसिया का कुछ प्रांत देता है। इसके साथ ही वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करके वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। शैल्यूकस ने जो मेगास्थनीज का जो इनका राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य का, उनको वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। तो इनके दरबार में मेगास्थनीज को भेज देता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में यूनान का राजदूत होता है, और इसी के द्वारा इंदिका पुस्तक लिखी गई है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जिसने की इंदिका पुस्तक लिखी है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र के प्रदेश को जीता था, क्योंकि सौराष्ट्र में इनका एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्पगुप्त। तो पश्चिम में सौराष्ट्र भी जीता गया था और पुष्पगुप्त उसका वहां का राज्यपाल था। पुष्पगुप्त मैंने इसलिए बताया कि बहुत फेमस नाम नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो कार्य किया गया कार्य है वो इतिहास में स्थान पाता है। इसने अर्जयंत या बिरजेंद्र पहाड़ी बोलते हैं, वहां से निकलने वाली 2 नदियों पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो पुष्पगुप्त जो राज्यपाल था चंद्रगुप्त का, इसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया है। और ये सुदर्शन झील जो है आज के गुजरात प्रांत में है। सौराष्ट्र का मतलब ही है गुजरात क्षेत्र। सौराष्ट्र के ही दक्षिण में सोपारा, जो कि राजस्थान का थाना जिला है, उस समय महाराष्ट्र जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता था। वहां से चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के कुछ अभिलेख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो सौराष्ट्र का सोपारा क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा तक फैला था, दक्षिण में सौराष्ट्र और सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश फैला था। हिंदकुश की पहाड़ियां चंद्रगुप्त की वैधानिक सीमा थी। इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। चंद्रगुप्त ने काफी लंबे समय तक शासन किया था और अपने अंतिम समय में उसने जैन धर्म भद्रभाव जो कि जैन धर्म के गुरु हैं या आचार्य थे, उनसे इसने जैन धर्म की दीक्षा ले लिया था। जैन धर्म से ये दीक्षित हो गए थे और उसी समय हमने आपको जैन धर्म के इतिहास में बताया है कि एक 12 वर्षीय अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल के अंतिम 12 वर्ष में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। उन अकाल की स्थितियों से निपटने में असमर्थ होने के कारण इन्होंने बिंदुसार को अपना राजा बना दिया था, अपने उत्तराधिकारी बना दिया था और अपने आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक की पहाड़ियों पर, कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक, वहां पर चला गया था तपस्या करने के लिए। तो जीवन के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चला गया था।
298 ईसा पूर्व के आसपास उपवास विधि द्वारा, जैनों में उपवास विधि द्वारा मोक्ष, अपने प्राण का वो त्याग करते हैं। तो 298 ईसा पूर्व के आसपास उपवास करते हुए चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उपवास करके प्राण त्यागने की विधि को जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। संलेखना कहते हैं। तो संलेखना विधि द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। उपवास विधि द्वारा प्राण त्याग, इसको कि संलेखना भी बोला जाता है। तो ये संलेखना शब्द का जो अर्थ है वो यही माना गया। चंद्रगुप्त का जो शासन काल था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है, अर्थात 24 वर्ष तक चंद्रगुप्त द्वारा मगध पर राज किया गया है। ये चंद्रगुप्त का एक जो नॉर्मल प्रारंभिक जीवन और जो उसका राजकीय जीवन था उसके बारे में मैंने बताया है। चंद्रगुप्त के समय में जो नगर व्यवस्था थी वो 6 भागों में बटी थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में नगर में 6 समितियां थी और इसमें प्रत्येक में 5-5 पदाधिकारी होते थे। 6 समिति थी, प्रत्येक में 5-5 पदाधिकारी होते थे। जो पहली समिति थी उसके ऊपर था औद्योगिक कलाओं की रक्षा का भार। पहली समिति देखती थी औद्योगिक कला या औद्योगिक जो क्षेत्र थे वो देखती थी। तो औद्योगिक कला की रक्षा का भार जो था वो पहली समिति देखती थी। इसके ऊपर उस समय के जो उद्योग धंधे रहे होंगे उनके देखभाल या उनके हिसाब किताब का और हवा। मानवता के कारण विदेशी लोगों की देखभाल, विदेशी देखभाल अर्थात विदेशी जो नागरिक होते थे, राजदूत होते थे, विदेशी देखभाल जो था वो द्वितीय समिति के अधिकार क्षेत्र में था या उसके दायित्व में था। तृतीय समिति जो थी वो जनसंख्या का विवरण रखती थी। जनसंख्या का जो देख रेख था वो तृतीय समिति के पास होता था। ये विभाग समझिए उनके समय में बटे थे। और चतुर्थ जो था वो व्यापार वाणिज्य नाप तौल, ये जो है ये चतुर्थ समिति का कार्य था। पंचम समिति का जो कार्य था वो वस्तुओं का संरक्षण था। और जो अंतिम समिति थी या छठी समिति थी वो बिक्री वस्तुओं के जो उससे कर मिलता था एक बटा 10 जो भाग कर होता था वो वसूली का काम जो था वो षष्ठम समिति द्वारा किया जाता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की 6 समितियां थी जो राज्य के विभिन्न कार्यों को देखती थी। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त ने
अपने सेना के अधिकारियों के भी 6 समूह बना रखे थे और सब में 5-5 सदस्य होते थे। सेम ऐसे ही सेना का भी उनकी समिति थी। जो पहली समिति थी वो नौसेना या जल सेना का काम देखती थी। द्वितीय जो थी उसका काम था रसद का प्रबंध करना, सेना के खान पान आदि के लिए उसका प्रबंध करना द्वितीय का काम था। 3 से जो 6 तक के थे उसमें पैदल सेना था, तीसरा मान लीजिए वो पैदल सेना था 3 से 6। चौथा जो था वो अश्व सेना था। 5वां जो होता था वो रथ और 6ठा जो है वो हाथी। तो ये 6 जो समितियां थी इन 6 चीजों की देखभाल करती थी, नौसेना का, रसद का, पैदल सेना का, अश्व सेना का, रथ का और हाथी का। इसी प्रकार से इनके का शासन काल में 5 तरह के दुर्ग होते थे। जो दुर्ग होते थे वो 5 प्रकार के होते थे। 5 प्रकार के दुर्ग कौन से थे? स्थल था, वन या जंगल था, जल था, गिर था और मरु था। ये 5 प्रकार के दुर्ग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक विशेष और जो बात है कि वो रात्र में सोने का स्थान बदलता रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है रात्र में स्थान बदलता रहता था, एक जगह पर नहीं सोता था। और इसकी जो अंगरक्षक होते थे, बॉडीगार्ड होते थे, वो महिलाएं होती थी, महिला अंगरक्षक होती थी। बाकी जो चंद्रगुप्त का डिटेल है कि उस समय की राज व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, चूंकि हम मौर्य समाज के या मौर्य शासन काल की संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम इसको विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक नॉर्मल इतिहास के बारे में है वो हम आज आपको बता रहे हैं। इसके बाद इसी में आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही लिखा गया है। क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कई बातों को अपने में समाहित किए हुए है, इसी प्रकार से मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो भी मौर्य शासन के बारे में काफी प्रकाश डालता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन द्वितीय वीडियो में इसी के पार्ट 2 में करेंगे। आज हमने आपको चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन, उसका जो जीवन था, राजतंत्र था और उसके समय में कौन कौन से पदाधिकारियों की समितियां थी उसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।